गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 9th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था काव्य गद्यखंड का, जिसके अंदर जिसके लेखक थे अपने प्रेमचंद, और प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में जो एक लेसन पढ़ने वाले थे उस लेसन का मैंने सारांश भी आपको समझा दिया था। तो बेटा दिल को छूने वाली बहुत ही प्यारी कहानी है जिसका नाम है दो बैलों की कथा। अब मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पर जो प्रेमचंद है वह इस कहानी के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि इस कहानी के माध्यम से जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद ने जो भारतीयों पर होने वाले अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार है उनके बारे में यहाँ पे बताया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बैल है जिस प्रकार से सीधे साधे हैं उसी प्रकार से उसके भारतीयों की तुलना उन्होंने उनसे की है कि वह भी भारतीय जो है वह क्या है, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है और उनके ऊपर जो अंग्रेज अत्याचार करते हैं उस अत्याचारों को वह क्या नहीं करते हैं, सामना नहीं करते हैं और उन अत्याचारों को सहन करते रहते हैं। तो पढ़ते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। बुक निकाल लीजिए। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। देखिए यहाँ पे व्यंग करते हुए बोला है कि जानवरों में जो गधा है वह सबसे क्या माना जाता है, बुद्धिहीन। बुद्धिहीन यानी कि जिसमें किसी प्रकार का कि जरा भी बुद्धि ना हो, यानी कि बिल्कुल भी जिसके अंदर समझ ना हो, उसे क्या कहा जाता है, बुद्धिहीन। तो जो गधा है वह सब जानवरों में उसको हम क्या मानते हैं, बुद्धिहीन है, अर्थात इसके अंदर समझ नहीं है, बेवकूफ़ है ये। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। होता है ना बेटा कि हम कभी भी किसी को कोई बात कहते हैं और वो व्यक्ति वो बात हमारी भली प्रकार से नहीं समझता है तो हमें गुस्सा आता है ना, हम गुस्से में हम क्या कहते हैं, गधा कहेगा, समझ नहीं आती इसको कोई बात, कैसे समझाए, बिल्कुल गधा है ये, बोल देते ना। तो हम व्यवहारिक रूप से जो वार्तालाप करते हैं उस वार्तालाप में भी हम जो व्यक्ति को है, जब व्यक्ति मूर्खतापूर्ण बातें करता है तो हम उसे गधे की उपमा दे देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधापन, उसका निरादर सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। अब हम मानते हैं कि गधा क्या है, बेवकूफ़ है, जबकि गधा जो है वह बेवकूफ़ नहीं है, वह क्या है, एक तरीके से निरपराध है, यानी कि और सीधा साधा है, जिसके कारण से हम उसको क्या मान लेते हैं कि वह क्या है, बुद्धिहीन है, बेवकूफ़ है। क्योंकि बेटा आजकल का जो समय है ना वह कैसा समय है, अपने आप को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला, इंटेलिजेंट। जो व्यक्ति सीधा साधा होता है ना उस सीधे साधे व्यक्ति को आजकल जो व्यक्ति है वह क्या मानता है, बेवकूफ़ मानता है। तो सीधे साधे व्यक्तियों की आजकल के समाज में, आज की दुनिया में कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर इस संसार के अंदर आप सीधेपन के हिसाब से रहेंगे ना तो आपको लोग क्या मानेंगे, बेवकूफ़ी मानेंगे। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गायें सींगे मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही शेरनी का रूप धारण कर लेती है। अब इसमें जानवरों के बारे में बताया गया है कि जो गाय होती है वह क्या है, वैसे तो सीधी सादी मानते हैं उसको, लेकिन अगर उसको कोई छेड़ देता है तो फिर वह उसको छोड़ती भी नहीं है। और जब वह यानी कि ब्याई हुई, यानी कि जिसके बच्चा होता है वो जो गाय है, अगर वो गाय तो किसके समान हो जाती है, सिंहनी के समान, अर्थात सिंहनी जानते हो ना, सिंह शेरनी के समान बताई गई है। क्यों बताई गई है, अगर आपने उसके बच्चे को छेड़ दिया तो वो जब अगर आपने उसको छेड़ा ना तब तो वो सींग मार के आपको कर देगी, लेकिन आपने उसके बच्चे को छेड़ दिया तो वह क्या हो जाती है, शेरनी का रूप धारण कर लेती है, अर्थात आपको छोड़ेगी नहीं, फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगी। कोई भी माँ हो, अगर उसके माँ के बच्चे को आप छेड़ेंगे, परेशान करेंगे तो नेचुरली बात है माँ को गुस्सा ही आएगा, चाहे वो गाय हो चाहे और अन्य कोई भी जानवर हो। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। अब उसके बारे में बताया गया कि कुत्ता जो है वो भी क्या है, बड़ा ही गरीब जानवर है। कैसे, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है ना। वैसे तो सीधा है, लेकिन आपने उस गधे को भी कुत्ते को भी छेड़ दिया तो वह भी क्या हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा और वो आपको काट डालेगा। तो किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं सुना।
और नहीं देखा। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि सारे जितने भी जानवर हैं ना, उन सब जानवरों को क्रोध करते हुए देखा है। सबको किसी न किसी रूप में गुस्सा आता ही आता है, लेकिन सिर्फ पूरे जानवरों में सिर्फ एक गधा ही ऐसा है जिस पर कितना ही अत्याचार करो, कितना ही मारो पीटो, कुछ भी करो, कितना ही उससे काम करा लो, कितना ही उस पर बोझा डाल दो, लेकिन वो कभी भी क्रोध नहीं करता है, सब कुछ चुपचाप सहन करता ही रहता है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती है। कि कितनी गंदी घास डाल दो, कितना ही वर्क करवा लो, कितना ही बोझा डाल दो, कितना ही कुछ उसके साथ में कर लो, लेकिन वह कभी भी क्रोध नहीं करता है। अब वैसाख में चाहे एक आध बार गुलेल कर लेता है, पर हमने कभी भी उसको खुश होते नहीं देखा। अब उसके बारे में बता रही है कि वैशाख का जब महीना आता है तो जब वह ज़रूर थोड़ा बहुत उछल कूद कर लेता है, गुलेल करता है, लेकिन हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए हमने आज तक कभी किसको नहीं देखा है, गधे को नहीं देखा है जो कि मुस्कुराता रहता हो। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप में छाया रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। अब उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि हमने कभी भी गधे को क्या नहीं देखा, चेंज होते हुए नहीं देखा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव हमने नहीं देखा है, हमेशा वो एक समान ही रहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर हमने कभी नहीं देखा। अब लेखक जो प्रेमचंद है वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में इतने सारे गुण हैं, या जानवर है चाहे कोई भी है जिसके अंदर इतने सारे गुण हैं कि उसको मार लो, पीट लो, अत्याचार कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन वह पलट का जवाब नहीं देता, सब कुछ सहन करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का तो हमें क्या करना चाहिए, या ऐसे जानवर का तो हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका अनादर करते हैं। और बोलते हैं ना, व्यक्ति जितना ज़्यादा व्यक्ति के सामने झुकेंगे, व्यक्ति क्या है उसका अहम उतना ही ज़्यादा क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो झुको वहीं पर जहाँ पर आवश्यकता हो, अनायास किसी के सामने झुककर उसके क्या है, उसके घमंड को या उसके अहम को मत बढ़ाइए। झुकिए, वहाँ झुकना जरूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बेटा आप किसी के आगे मत झुकिए, झुकिए, लेकिन झुकिए उतना ही, सम्मान उतना ही करिए जहाँ पर कि आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। ओके बेटा, चलते हैं आगे। आगे देखिए, पर कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है ना। मैंने अभी भी समझाया कि सीधापन इंसान के लिए उपयुक्त नहीं है। व्यक्ति अगर सीधा है तो किसी न किसी रूप में लोग उस पर अत्याचार करते ही रहते हैं, क्योंकि सीधा होना इस संसार का सबसे बड़ा गुनाह है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब लेखक जो है वह इसके बारे में बता रहा है, भारतीयों के बारे में, कि अफ्रीका के अंदर जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अफ्रीका में किस तरह से जो हमारे भारतीय थे उन भारतीयों का अपमान किया जाता था। जो अंग्रेज लोग थे वो किस तरह से भारतीयों का अपमान किया करते थे, ये हम भली प्रकार जानते हैं कि किस तरह से जब हम अंग्रेज जो थे उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करे, और तो और उनको रेल का सफ़र करने के लिए भी उनको वो सबसे लास्ट वाला जो डब्बा होता है ना उसमें ही बैठाया जाता था। चाहे वो फर्स्ट क्लास का टिकट भी ले लेते ना तो भी उनको उसमें बैठने नहीं दिया जाता था। और अंग्रेज जब उन पर किसी भी तरह से मारना पीटना, अपना किसी प्रकार का भी अत्याचार कर सकते थे। तो उसी के बारे में लेखक जो है प्रेमचंद उन्होंने बताया है क्यों अमेरिका उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। अब बोल रहे हैं कि लेखक इसमें बोल रहा है कि अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं होता, अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई वहाँ पर जो है वह हम उन्हीं के लोगों पर अत्याचार हो, ऐसा क्यों नहीं होता। हमारे भारत में रहकर भी अंग्रेज हमारे पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और हम उसका क्या कर रहे हैं, मुकाबला नहीं कर रहे हैं और डर कर रह रहे हैं। अगर हम सारे भारतीय एक हो जाते उसी वक्त तो हमारे देश को कब की आज़ादी मिल जाती, लेकिन हम भारतीय क्या है, कभी भी एक होकर नहीं रहे, जिसका परिणाम हमें इतना भुगतना पड़ा कि इतने सालों तक हमने गुलामी की बेड़ियों में हमें जकड़ कर रखा। तो लेखक उसी के बारे में वर्णन करता हुआ कह रहा है कि अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं होता कि अमेरिका के लोगों पर अत्याचार किया जाए। कोई बाहर का बंदा आके देखिए अमेरिका में अत्याचार करके बता दे, नहीं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बस सजग है अपने अधिकारों के प्रति। अगर कोई उनके अधिकारों का हनन करने की कोशिश करता है या सोचता भी है तो वह उसका पलट का जवाब देते हैं। लेकिन हम भारतीय क्या हैं,
बड़े सीधे साधे हैं। अतिथि देवो भव, यानी कि बाहर का व्यक्ति, यानी कि अतिथि देवो भव का मतलब तो वैसे क्या है कि जो मेहमान है वह हमारे क्या है, देवता के समान है। लेकिन बाहर से विदेशों से भी हमारे कोई आता है ना, तो क्या है, वो भी हमारे लिए एक तरीके से क्या है, देवता ही है। उसका हम सत्कार करते हैं, चाहे वो हमारे ऊपर कितना ही अत्याचार करे, चाहे कुछ भी करे। अंग्रेज भी क्या थे, हमारे भारत के थोड़े थे, विदेशों से आए थे, लेकिन हम क्या है, उनसे दबके रह गए। और हमारा जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से संबोधित किया जाता, पूरे विश्व में जिसका नाम था, उसको धीरे 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 अंग्रेजों ने लूट लिया। और आज हमारा देश किस कगार पे है, वह बेटा आप हम सब देख रहे हैं। चलते हैं आगे बेटा। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। किसके बारे में बताया गया यहाँ पे, भारतीयों के बारे में, कि भारतीय व्यक्ति जो है बड़े सीधे साधे हैं, कोई शराब नहीं पीते, शराब नहीं बेचते, कोई गलत कार्य नहीं करते, गलत आचरण नहीं करते, 4 पैसे आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए क्या करते हैं, जोड़ कर रखते हैं। होता है ना, हम चाहे अभी परेशान हो लें, अभी हमारी परेशानियों का सामना कर लें, लेकिन हमारे आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए हम कुछ ना कुछ धन जोड़ कर रखते हैं। तो इतने सारे गुण हैं हमारे अंदर, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, सीधे साधे रहते हैं, हर बात, कोई हमें 50 बातें सुनाकर चल जाए, हम उसको अपने दिल से नहीं लगाते, चुपचाप उसको सहन कर लेते हैं। और फिर भी भारतीय क्या है, बदनाम है। फिर भी ये पूरे यही है कि भारतीय जो है वह क्या है, कमज़ोर है, बुज़दिल है, यही हमें सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अब इसके बारे में, किसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, भारतीयों के जीवन के बारे में, कि भारतीय जो है ना वह क्या करते हैं, जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, कि जो एक उच्च जीवन जीने के लिए जो लाइफ स्टाइल चाहिए या फिर जो अधिकार चाहिए, जो होना चाहिए, वह भारतीय नहीं करते हैं। और जिसके कारण से उनको क्या है, हर जगह नीचे देखना पड़ता है, हर जगह उनको नीचे झुकना पड़ता है। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। अब इसके बारे में बता रहे हैं भारतीयों के बारे में, कि यदि कोई हमारे जो भारतीय है, अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चालू कर देते कि तो वह सभ्य कहलाते। क्योंकि आज का संसार ही ऐसा ही है, आज का ज़माना ही ऐसा है, लेकिन हम भारतीय तो क्या हैं, सुनते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। अगर हमने पहली बार के अंदर ही, अगर जब अंग्रेज हमारे देश में घुसे थे और जिस समय हमारे ऊपर उन्होंने हमारी कंपनियों को धीरे धीरे अपने अधीन करने लगे थे, अगर उसी समय एकजुट होकर हम ऐसा कुछ नहीं करने देते उनको, तो उनकी हिम्मत थोड़ी होती है हमारे देश पर साम्राज्य कर सके, इतने सालों तक हमारे ऊपर वह राज्य कर सके। लेकिन हमारी कमी थी, जिसके कारण से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया। जापान के, अब इसके अंदर जो लेखक प्रेमचंद है वो किसकी मिसाल दे रहे हैं, जापान की मिसाल दे रहे हैं, कि जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। कि जो जापान था, वो जापान ने भी क्या किया, उसके ऊपर भी किसी न किसी रूप में दूसरे लोगों ने आक्रमण करने की कोशिश करी, लेकिन उसने क्या किया, उसका पलट का जवाब की दिया। और आज जो जापान है वह क्या है, सभ्य देशों की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। ये तो हमारे भारतीयों से संबंधित बातें के बारे में बताया गया है कि जो भारतीय हैं वह बड़े ही सीधे साधे हैं, कितना ही उन पर अत्याचार करो, कितना ही कुछ करो, वो सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं। तो ये तो था भारतीयों से संबंधित। अब जो लेखक प्रेमचंद है वो क्या बोल रहे हैं कि गधे का ही छोटा भाई और है, यानी कि जिस प्रकार से गधा सीधा साधा है ना, तो उसी के समान एक उसका छोटा भाई और है, वो भी क्या है, उसी के समान सीधा साधा है। अब वो कौन है छोटा भाई, देखिए, और उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, बैल के बारे में, कि गधे का छोटा भाई है वह गधे के समान ही है, यानी कि जैसे वो गधा सीधा साधा है ना, वैसे बैल भी क्या है, बड़ा ही सीधा साधा जानवर है। कैसे, देखते हैं हम आगे। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। अब जो बैल है, बैल के लिए हम क्या करते हैं, बछिया के ताऊ का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं, उस शब्द का उसके लिए प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कि लेखक बोल रहा है कि हमारा विचार ऐसा नहीं है कि हम उसको बेवकूफ़ माने। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी
कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट भी कर देता है, अतः वो उसका स्थान गधे से नीचा है। आप बैल के बारे में वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, वैसे तो बैल क्या है, सीधा साधा है, लेकिन अगर किसी ने उसको छेड़ दिया तो फिर वो उसको छोड़ता भी नहीं है। और कई बैल ऐसे होते हैं जो अड़ियल होते हैं, अड़ गए किसी चीज़ के लिए, ये कार्य नहीं करना है तो करके बता दो, फिर उनको चाहे कितना ही मार लो आप, फिर वो पलट के आपको जवाब देंगे, वो आपको मारेंगे पीटेंगे। तो बैल वैसे तो सीधा साधा है, लेकिन इतना सीधा भी नहीं है जितना गधा है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ तक तो अपने बात समझ में आ गई। अब बेटा कहानी स्टार्ट हो रही है हमारी कि जो झूरी है वो किसान है और फिर उसके जो बैल है उनसे संबंधित हम स्टार्ट करते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी एक किसान था जिसके पास में 2 बैल थे, जिसका एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम क्या था, मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में बहुत सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। अब जो परछाई जाति के जो बैल होते हैं बड़े ही आकर्षित, सुंदर और स्वस्थ होते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि हीरा और मोती दोनों क्या थे, परछाई जाति के थे, बहुत ही सुंदर थे, काम में चौकस यानी कि काम करने में A1 थे, ये नहीं काम छोड़ते भाग जाते थे, काम करने में बड़े चौकस थे, ऊंचा उनका ढील ढोल था और बड़े ही सुंदर और आकर्षित लगने वाले थे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। किसमें, हीरा और मोती। वैसे तो दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों साथ में, झूरी के साथ में काफ़ी सालों से एक ही साथ में रहते थे, जिसके कारण से दोनों के अंदर आपस में क्या हो गया था, प्रेम हो गया था, भाईचारा हो गया था, अर्थात दोनों आपस में मित्र हो गए थे और दोनों में प्रेम बढ़ गया था। दोनों समय समय पर आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते रहते थे। अब जो बैल थे वह क्या करते थे, मूक यानी कि वो बोल तो सकते नहीं थे, लेकिन उनकी अपनी ही भाषा में वे दोनों क्या करते थे, आमने सामने बैठ के एक दूसरे से वार्तालाप करते रहते थे, एक दूसरे से बातें करते रहते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें जानवरों की भाषा नहीं आती है कि जानवर क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो लेकिन लेखक बोल रहा है कि वो एक दूसरे की बात कैसे भली प्रकार से समझ जाते थे ये हमें नहीं पता। अवश्य ही इसमें कोई गुप्त शक्ति होगी। गुप्त यानी कि ऐसी शक्ति जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, ऐसी कोई शक्ति उन दोनों के बीच में होगी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कि जो मनुष्य है वह इस वरदान से क्या है, एक तरीके से वंचित है, अर्थात उसके अंदर वो भाषा नहीं है कि व्यक्ति किसी के मौन को समझ सके। मौन को व्यक्ति वही समझ सकता है जो कि किसी से प्रेम करता है। तो जैसे बैल है, यहाँ पे बैलों के बारे में बताया गया है कि वो दोनों क्या थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन अपनी भाषा के अंदर वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप से आपस में बात कर सकते थे। लेकिन ये जो चीज़ है वह मानव में नहीं है। मानव में तो क्या है, अपने मन की भड़ास निकालने वाली भावना रहती है, मौन रहना तो वो जानता ही नहीं है। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये जो भाषा है प्रेम वाली और मौन वाली जो भाषा है, मौन रहकर किसी को अपनी अहमियत समझाना, ये किस में है, जानवरों में ही हो सकता है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते थे। कहते थे विग्रह के नाते से नहीं, लेकिन विनोद के भाव से और आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते होते घोल गप्पा होने लगता था। अब क्या होता था, दोनों ये जानवर थे ना, तो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे से बात मुख भाषा में एक दूसरे को देखते और एक दूसरे तरफ मुस्कुराते, एक दूसरे से सींग मिलाकर बात करते, एक दूसरे से घुल मिल करते, एक दूसरे से घुला मुस्ती करते। इस तरह से वो अपना प्रेम प्रदर्शित एक दूसरे को करते थे और उसे पता चलता था कि क्या है, यानी कि सींग मिलाते तो ऐसे नहीं है कि लड़ने के भाव से सींग मिलाते थे, वो विनोद से यानी कि हंसी मजाक के रूप में वह वार्तालाप करते थे और हंसी मजाक को किया करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती थी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। अब देखो कितनी अच्छी बात कही गई है बेटा, कि जब दोस्ती के अंदर हम क्या देखना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर बैलों में भी क्या था, जब उनको वैसे दोनों हिल मिल कर सब कार्य करते थे, हंसी मजाक वगैरह सब कुछ करते थे, लेकिन जब उनको खेत के लिए, खेती करने के लिए जब उनको जोता जाता था बैलगाड़ी के अंदर, तो वो क्या होते थे, इस तरह से व्यवहार करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन मैं ले लूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा भार मेरे ऊपर आ जाए और जो मेरा दोस्त है, मेरा जो मित्र है, उसके पास में कम भार हो। दोनों की कोशिश ये रहती,
यानी कि दोनों के मन के अंदर ही आत्मसमर्पण की भावना थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना थी। ये वही कर सकता है जिसके अंदर दूसरे के प्रति प्रेम हो, और दोनों का ही प्रेम एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक घनिष्ठ था कि जब भी उनको जोता जाता, जब भी उनके दिमाग में यही चीज़ रहती, यही सोचते वो कि किसी न किसी रूप में आधे से इस मेरे दोस्त पर भार कम पड़े और मेरे पर भार ज़्यादा पड़े। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लिया करता था। देखा कितना स्नेह था कि खाने के लिए जब उनको दिया जाता था घास वगैरह जो भी उनको दिया जाता था, फिर नाद वो स्थान बना हुआ रहता है बेटा एक वो जिसके अंदर की कहाँ उनके जो जानवर होते हैं ना, जानवरों के लिए उनके लिए खाना रखा जाता है, और वो खाना होता है ना आपके घास वगैरह इत्यादि, तो उस स्थान को नाद कहा जाता है। तो वहाँ पर जब घास फूस और ये भूसा वगैरह डाला जाता तो वह दोनों क्या करते थे, ऐसे नहीं कि मैं तेरे से ज़्यादा मैं खा जाऊँ या मेरा पेट पहले भर जाए, ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। दोनों साथ में मिल बांट के खाते, मिल बांट के रहते, दोनों ही एक दूसरे को चाटकर सूंघकर और अपनी प्रेम प्रदर्शित करते थे। जानवरों का यही है, इसी तरह से प्रेम प्रदर्शित करना है उनका, तो इस तरह से वो प्रेम प्रदर्शित करते। अगर एक ने खाना बंद कर दिया तो दूसरा भी क्या करता था, खाना बंद कर देता था। एक ने अगर वो उसका वही हट गया वो खा पी के, तो दूसरा भी क्या कर लेता था, हट जाता था। ये नहीं कि वो उसको तो मार के पीट के भाई तू खाए चाहे मत खाए मेरे को तो खाना है, ऐसा उनके अंदर नहीं था। दोनों के अंदर बहुत ही आपस में आत्मीय प्रेम था। ओके बेटा, आई होप यहाँ तक आपने समझ में आ गया होगा। आगे का जो चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आपको बेटा क्या करना है, इसके अंदर आपको जीवन परिचय एंड सारांश आपने कर लिया होगा। इसके अंदर आपको मैं व्याख्या बता देती हूँ। आपको 2 व्याख्याएं करनी हैं अभी तक, जिसके अंदर पहली जो व्याख्या है वह पहली व्याख्या आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्टार्टिंग से ही करिए आप। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है, यहाँ से लगाकर, और चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देगी। दूसरी जो व्याख्या करेंगे वो पेज पलटिए, पेज नंबर 6 पर। आगे इसमें आपको करना है गधे का एक छोटा भाई भी होता है, ये वाला पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।